तो बच्चों हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का भाग 3, जिसमें मुख्य रूप से आधुनिक भारत का इतिहास है। और जो तीसरी पुस्तक है उसका दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम है विद्रोही और राज। और इसका पहला भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, जिसने हमने 1857 की क्रांति के बारे में कुछ समझा था, उसके कारणों की भी चर्चा की थी अपन ने, और प्लासी के युद्ध के बाद कैसे 100 साल बाद ये विद्रोह क्यों हुआ ये भी हमने समझा था, बहुत सारे कारण। तो कारण में हमने ये भी बात की थी कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तब से लेकर 1857 के बीच इन 100 सालों के दरमियान औपनिवेशिक सरकार या अंग्रेजों ने भारत का जिस तरह शोषण किया, हर वर्ग का शोषण किया, तो उन शोषित लोगों ने एकदम से विद्रोह किया 100 साल बाद, मतलब 1857 में, जब औपनिवेशिक शासन के 100 वर्ष पूरे हो गए। तो 100 वर्ष बाद ही क्यों हुआ, इसके लिए हमने कारणों में लास्ट में देखा था एक तात्कालिक कारण, और तात्कालिक कारण में हमने चर्चा की थी चर्बी वाले कारतूसों की, कि सेना में कुछ नए कारतूस लागू किए गए थे और उनमें गाय व सुअर की चर्बी मिले होने की खबर फैल गई थी, जिसके कारण सारे सैनिक भड़क गए थे और विद्रोह शुरू हो गया था। तो वहीं से आज हम इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे, तात्कालिक कारण की एक बार फिर से चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण जो था वो था चर्बी वाले कारतूस। कुछ कारतूस होते थे जिनमें गाय व सुअर की चर्बी मिली होती थी। समझते हैं क्या था। सैनिक पहले एक पुरानी राइफल का प्रयोग करते थे जिसका नाम था ब्राउन बेस राइफल। ये क्या थी, ये पुरानी राइफल थी जिसका कि सैनिक प्रयोग करते थे। तो पुरानी राइफल जिसका सैनिक प्रयोग करते थे कौन सी होगी, ब्राउन बेस राइफल। उसकी जगह अंग्रेजों के द्वारा सेना में नई राइफल लागू की गई जो आधुनिक टेक्नोलॉजी की रही होगी उस समय, जिसका नाम क्या था, एनफील्ड राइफल। ठीक है, ये नई थी। तो एनफील्ड राइफल में जो कारतूस प्रयोग होते थे उनके ऊपर चिकने चमड़े का कवर चढ़ा होता था। उस कवर को पहले दांत से काटना होता था और फिर बंदूक की नली में डाल के चलाना होता था। तो दांत से काटने की जो बात थी, यहीं से वो अफवाह शुरू हुई कि इस जो चिकने चमड़े का कवर है इसमें गाय व सुअर की चर्बी मिली हुई है, या गाय व सुअर की चर्बी से बना हुआ है। देखिए, गाय और सुअर मतलब गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सुअर मुसलमानों के लिए वर्जित, इसलिए ये बात फैली और हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिक एक साथ भड़क गए और विद्रोह शुरू हो गया। तो तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूस। और चर्बी युक्त कारतूस कौन सी राइफल में प्रयोग होते थे, यह भी ध्यान रखना है, एनफील्ड राइफल में। ठीक है, यहीं पर चर्बी युक्त कारतूस इस्तेमाल होते थे। तो ये था कारण। अब इन चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह किसने किया, इस विद्रोह की पहली चिंगारी कहां से शुरू हुई। तो देखिए, ये अपना भारत का नक्शा है, ठीक है, और उसमें ये बंगाल का जो क्षेत्र है, इस बंगाल के क्षेत्र में एक जगह है यहाँ पर बैरकपुर, आपको दिख रहा होगा चित्र में बैरकपुर। तो ये बैरकपुर एक छावनी थी और यहाँ पर 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे के द्वारा सबसे पहले उन चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था। और क्योंकि जबरदस्ती प्रयोग करवाया गया था उन कारतूसों का, तो सैनिक ने सोचा, मंगल पांडे जो ब्राह्मण था उसने सोचा कि अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया है अंग्रेजों ने, और उसने विद्रोह कर दिया और 2 अंग्रेज अधिकारियों को भी गोली मार दी। ठीक है, तो देखते हैं अगले में मंगल पांडे। तो ये है मंगल पांडे जिन्होंने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया। ऊपर लिखा हुआ है मंगल पांडे। और ये विद्रोह कब हुआ, तो देखिए 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। सबसे पहले इन्होंने उठाई। इन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी बैरकपुर छावनी में। फिर बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने और इन्हें क्या दी, फांसी की सजा। देखिए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर परेड ग्राउंड में फांसी पर लटका दिया गया, सबके सामने। इसलिए लटकाया जाता था सबके सामने कि बाकी लोग दहशत में रहें कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का नतीजा होता है सजाए मौत। तो ये है मंगल पांडे। तो विद्रोह की प्रथम चिंगारी बैरकपुर छावनी से शुरू हुई। देखिए ये है बैरकपुर, और इसको शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे, मंगल पांडे, जिन्होंने सबसे पहले चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ विद्रोह किया। कब किया, 29 मार्च 1857 को, और 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, तो ये है मंगल पांडे। बाकी चीज आप देख सकते हो कि इनका जन्म कब हुआ था, 19 जुलाई 1827। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कब भर्ती हुए ये, 1849 में। और ये कारतूस जो है, जो चिकने कारतूस है जिन्हें सेना में ग्रीस कारतूस कहा जाता है, इनका सेना में इस्तेमाल कब शुरू हुआ, 1856 में। तो सब शुरू हो गया था कारतूसों का। लेकिन ये अफवाह कब फैली कि इनमें चर्बी है,
ये फैली फरवरी 1857 में। कारतूसों में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल से रोष फैल गया और फिर मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और इन्हें फांसी दे दी गई। तो विद्रोह की पहली चिंगारी जलाने वाले कौन हो गए? मंगल पांडे। देखिए सैन्य विद्रोह फिर कैसे शुरू हुआ। शुरुआत में सैनिकों के द्वारा यह विद्रोह शुरू किया गया था, तो इसे सैन्य विद्रोह कहते हैं। बाद में आम जनता भी इसमें शामिल होती गई, तो फिर ये एक जन विद्रोह का रूप ले लिया था इसने। तो देखिए सबसे पहले देखो, चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ पहला विद्रोह मंगल पांडे ने किया। कहाँ किया? बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को। लेकिन 1857 की क्रांति भारत में शुरू कब हुई? अगर ये प्रश्न आता है तो शुरू कब होती है? 10 मई 1857 को। और कहाँ से? मेरठ से। फिर से सुनिए कि भारत में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मेरठ से। किस दिन हुआ? 10 मई 1857 को। तो देखिए हमने चर्चा की कि 29 मार्च को मंगल पांडे ने विद्रोह किया, 8 अप्रैल को उसे फांसी दे दी गई 1857 को। तो जब उन्हें फांसी लगी तो वो बात धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लग गई कि चर्बी वाले कारतूस हैं, और मंगल पांडे ने अपने धर्म की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई और उन्हें फांसी दे दी गई। उनके जो बाकी सैनिक साथी थे मंगल पांडे के, उन्हें भी सजाएं मिली विभिन्न तरह की। उस सैनिक टुकड़ी को भी भंग कर दिया गया। तो बाकी जो सेना थी मेरठ और अन्य जगह पे, वहाँ भी ये बात पहुँची और मेरठ के सैनिकों ने भी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया। अंग्रेजों ने उन सैनिकों को सजा के रूप में कैद खाने में डाल दिया। बाकी सैनिक अभी चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल कर रहे थे मेरठ में। और एक दिन जब बाकी मेरठ के सैनिक बाजार में घूमने गए थे, तो मेरठ के जो साधारण लोग थे बाजार में घूम फिर रहे थे, उन्होंने उन सैनिकों को ताने दिए कि देखिए इनका एक साथी तो अपने धर्म की रक्षा के लिए फांसी पे लटक गया। कौन? मंगल पांडे। कुछ साथी जो अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करना चाहते, वो कैद में पड़े हुए हैं और इन्हें अपने धर्म की कोई परवाह नहीं है, और ये ऐसे बाजार में घूम रहे हैं गुलछर्रे उड़ाते हुए, मजे लेते हुए। तो इस तरह के ताने मेरठ के निवासियों ने किनको मारा? मेरठ के सैनिकों को। तो सैनिकों का स्वाभिमान जगा, वो वापस अपनी छावनी में आए और 10 मई को उन्होंने विद्रोह कर दिया। अपने साथी जो कैद में पड़े हुए थे उनको बचाया। और देखिए विद्रोह का एक निश्चित स्वरूप होता था, एक तरीका होता था कि जब विद्रोह होता था तो सबसे पहले एक चेतावनी दी जाती थी। जैसे मेरठ में शाम के समय तोप से एक गोला दागा गया, उस गोले की आवाज़ से सब समझ गए कि अब विद्रोह शुरू करना है। और शाम के समय जब वो विद्रोह हुआ तो सबसे पहले वो शस्त्रागार की तरफ बढ़ते थे, जहाँ पे अंग्रेजों के हथियार रखे होते थे, और उन शस्त्रागार पे अपना कब्जा कर लेते थे। फिर वो सरकारी खजाने को लूटते थे, और बाकी फिर अंग्रेजों की कोठी बंगले जो होते थे और सरकारी कार्यालय होते थे उन पे हमला करते थे। तो ध्यान देना इन चीज़ों पे भी। जब मेरठ में विद्रोह हो गया, वहाँ पर कुछ अंग्रेजों को मार के भगा दिया, मेरठ पे पूरी तरह विद्रोहियों का कब्जा हो गया, तो फिर वो दिल्ली की तरफ बढ़े। मेरठ के सैनिक किस तरफ बढ़ेंगे? अब दिल्ली की तरफ। और फिर कहाँ शुरू हो जाएगा? दिल्ली में विद्रोह। तो एक दिन पैदल चले, दूसरे दिन ये दिल्ली में पहुँचे। अब प्रश्न ये है कि मेरठ के सैनिक दिल्ली क्यों गए? क्योंकि दिल्ली में भारत के सम्राट रहते थे, मुगल बादशाह, जिनका क्या नाम था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर इनको कह देते हैं, क्योंकि जफर नाम से ये कविताएं लिखते थे इसलिए। तो दोनों सही है, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। कई जगह ऐसा भी लिखा मिलेगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, तो उसके पास मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचे, इसलिए कि उन्हें एक नेतृत्व की जरूरत थी। विद्रोही मेरठ के जो विद्रोही सैनिक थे उन्हें एक नेतृत्व की जरूरत थी, एक नेता की जरूरत थी, और उनको नेतृत्व कौन प्रदान करे? मुगल बादशाह। इसलिए वो दिल्ली की तरफ चल दिए। मुगल बादशाह 82 साल का बूढ़ा आदमी था, जो अंग्रेजों की पेंशन पे जी रहा था। उसके पास कोई ताकत नहीं थी, कोई बड़ी सेना नहीं थी। अंग्रेज सब कुछ संभाल रहे थे, और अंग्रेज खर्चे पानी के लिए कुछ पैसे दे देते थे मुगल बादशाह को, जिसे पेंशन कहते थे, उस पे वो जी रहा था। वो डरता था कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कैसे करूं, इन विद्रोहियों का साथ दूंगा तो अंग्रेज मुझे मार देंगे, बूढ़ा आदमी हूं। लेकिन इन विद्रोहियों ने उनको जबरदस्ती मना लिया कि आप हमें अपना समर्थन दो, हमारा नेतृत्व करने के लिए सहमत हो जाओ, और मान गए। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया, मेरठ के सैनिक भी दिल्ली आए, और इस तरह दिल्ली में भी विद्रोह हो गया। वहाँ से भी अंग्रेजों को मार के भगा दिया। दिल्ली में जो शास्त्रागार था उस पर कब्जा कर लिया, सरकारी राजकोष था उसको लूट लिया। अब देखो, जैसे जैसे दिल्ली और मेरठ में विद्रोह की खबरें
देश के अन्य शहरों में, अन्य स्थानों पर पहुंचती गई, वहां के लोग भी विद्रोह करते गए और इस तरह धीरे धीरे करके भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में यह विद्रोह फैल गया था। तो देखिए, जैसे जैसे विद्रोह की खबरें एक शहर से दूसरे शहर पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। सिपाही किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू करते थे। ठीक है, मतलब ये विद्रोह ऐसे ही नहीं था। हम कहना चाह रहे हैं कि शायद इसके पीछे कोई अच्छी योजना रही होगी जिसके अनुसार ये सारा कार्य हो रहा था। एक संकेत के साथ शुरू होता था विद्रोह। सब सैनिकों में गुप्त रूप से मंत्रणा हो गई कि कब विद्रोह करना है, शाम के समय करना है। शाम के समय क्या संकेत दोगे? तो शाम के समय जैसे मेरठ में तोप से गोला दागा गया और गोली की आवाज के साथ सारे सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया। कई जगह क्या हुआ कि शाम के समय बिगुल बजाया जाता था कि अब युद्ध शुरू कर दो अंग्रेजों के खिलाफ। तो विशेष संकेत के साथ ये विद्रोह शुरू करते थे। आगे देखें कि सबसे पहले ये शास्त्रागार पर कब्जा करते थे, जहां पर अंग्रेजों के हथियार होते थे उन पे कब्जा कर लो पहले तो। उसके बाद ये सरकारी खजाने को लूट लेते थे। तो देखिए, विद्रोह के पीछे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि योजना रही होगी, क्योंकि किस लिए कह सकते हैं कि योजना रही होगी कि विशेष संकेत के साथ विद्रोह शुरू हो रहे थे हर जगह, और साथ में एक निश्चित योजना होती थी कि सबसे पहले कहां जाना है, शस्त्रागार की तरफ बढ़ना है, उस पर कब्जा करने के बाद फिर राज को उस पर हमला करना है। देखिए, विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ विद्रोह का दायरा फैल गया। पहले केवल सैनिकों ने विद्रोह किया, सैनिकों के साथ साथ आम जनता भी इनके साथ हो गई, विद्रोह में शामिल हो गई। तो विद्रोह का दायरा बहुत ज़्यादा फैलता चला गया और इसने एक जन विद्रोह का रूप ले लिया था। साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बने। जो विद्रोही होते थे वो अंग्रेजों के खिलाफ तो थे ही, साथ ही औपनिवेशिक शासन के जो भी प्रतीक थे उनका भी वो विरोध करते थे। जैसे अमीर और साहूकार जो लोग थे, वो अपन ने देखा था पिछले अध्याय में जो पढ़ा था कि किस तरह वो रैयतों का खून चूसते थे, बहुत ज़्यादा सूद के साथ, मतलब ब्याज के साथ वो पैसा देते थे, उनकी ज़मीनें छीनते थे। तो ये भी शोषण का प्रतीक थे। इसलिए विद्रोहियों ने, हालांकि ये भारतीय थे लेकिन फिर भी शोषण का प्रतीक थे, इसलिए इन पर भी हमला किया गया और ये भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार कई जगह बने थे। और पूरी तरह से अंग्रेजों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। एकदम से ये विद्रोह पूरे भारत में या भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया था। एक अंग्रेज अधिकारी ने इस बारे में लिखा भी है। क्या लिखा है? ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया था। एक बार के लिए तो बिल्कुल बिखर गया था, संभलने का मौका तक नहीं मिला था। आगे है संचार के माध्यम। अभी हमने बात की कि जो सैनिक थे वो विद्रोह एक विशेष संकेत के साथ शुरू करते थे। कुछ ना कुछ योजना जैसे हमें इसमें चिन्ह मिलते हैं कि निश्चित योजनाएं बनाई गई थी। सैनिकों के बीच आपसी बातचीत कैसे होती थी, क्या उनके संचार के माध्यम थे, इस बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, विभिन्न छावनी के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। ऐसे हमें कई जगहों से प्रमाण मिलते हैं। हालांकि कोई दस्तावेज ऐसा नहीं मिला है कि वास्तव में ये आपस में मिले हुए थे, सारे जुड़े हुए थे और आपस में मिलके पूरे योजनाबद्ध तरीके से विद्रोह कर रहे थे। लेकिन कुछ कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि सैनिकों के बीच एक छावनी से दूसरी छावनी में संचार बना हुआ था, पत्र वगैरह भेजे जाते थे सैनिक को देकर। और ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि कुछ गाँव में तो ऐसा चल रहा था कि लोग एक दूसरे को रोटी दे रहे थे, कमल का फूल दे रहे थे। तो इसलिए बहुत सारे इतिहासकार तो ऐसा भी कहते हैं कि ये एक योजनाबद्ध क्रांति थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और रोटी और गुलाब या कमल के फूल को इनका प्रतीक बना लिया था। तो हालांकि प्रमाणिक दस्तावेज ऐसा कुछ हमें अभी तक मिला नहीं है। देखिए आगे, रात में सिपाहियों की पंचायतें जुड़ती थी और उनमें सामूहिक रूप से फैसले लिए जाते थे। ऐसा नहीं मर्जी से कोई किसी को मार रहा है। रात के समय सारे सैनिक इकट्ठे होकर, कानपुर में ऐसा होता था, वहाँ इकट्ठे होते थे और सामूहिक रूप से फैसले लिए जाते थे कि अगला कदम हमारा क्या होगा। अब ये योजनाएं कैसे बनाई गई और योजनाकार कौन थे? प्रश्न ये है कि ये योजना कैसे बनाई गई, किसने बनाई, कौन योजनाकार थे, कहाँ बनाई, क्या क्या निश्चित हुआ? तो ऐसा कोई प्रमाणिक दस्तावेज हमें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो विद्रोही थे वो सामान्य वर्ग के थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो ऐसा कोई लिखित प्रमाण छोड़ के अभी तक नहीं गए हैं। इस
टॉपिक को 1857 की क्रांति को पढ़ने के लिए हमें मुख्यतः सरकारी दस्तावेजों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और आपको पता है, हमने पिछली क्लास में कुछ पढ़ा था ऐसा, पिछला पाठ जब पढ़ा था उसमें, कि सरकारी दस्तावेज सरकारी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। तो सरकारी जो लोग थे, मतलब अंग्रेज जो लोग थे, वो तो कहते हैं कि ये कोई जन विद्रोह नहीं था, कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, सैनिक विद्रोह था, जिसको हमने बाद में दबा दिया था। लेकिन कुछ भारतीय इतिहासकारी, राष्ट्रवादी इतिहासकार, वो कहते हैं कि ये एक सोची समझी योजना के साथ किया गया एक विद्रोह था और ये भारत के लोगों की आज अपने आप को आज़ाद करने के लिए पहला प्रयास था, मतलब आज़ादी की पहली लड़ाई थी। ठीक है, समझेंगे इस चीज़ को आगे। तो किसने योजना बनाई, ये बात कर रहे हैं। तो देखिए, मौजूदा दस्तावेजों के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देना कठिन है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं कि इसकी योजना बनाई गई थी। तो किसने योजना बनाई? संभवतया इस विद्रोह की योजना लंदन में बनाई गई थी। ठीक है, ऐसी संभावना है, लंदन में बनाई गई थी। किसने बनाई योजना? तो दो व्यक्ति हैं, अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू। अब इन्होंने क्यों बनाई, लंदन क्यों गए? तो देखिए, अजीमुल्ला खां कौन थे? नाना साहब के सलाहकार। नाना साहब की बात करें तो नाना साहब कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व करेंगे। नाना साहब थे कौन? एक मराठा पेशवा थे, बाजीराव द्वितीय। ध्यान देना, मराठा पेशवा, अंतिम मराठा पेशवा जिनको कह सकते हैं, नाम क्या था? बाजीराव द्वितीय। अंग्रेजों से उन्होंने संधि कर ली थी और संधि के बाद सारा उनका शासन वगैरह अंग्रेज संभालते थे और इनको तो एक निश्चित रकम दे देते थे जिसे हम पेंशन कह सकते हैं। तो बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की पेंशन पे ही जी रहे थे, अंतिम मराठा पेशवा। इनके कोई पुत्र था नहीं, तो इन्होंने एक पुत्र गोद लिया था और उस गोद लिए हुए पुत्र का नाम क्या था? जो लिखा हुआ है नाना साहब। अब हमने ये भी पढ़ा था पिछली कक्षा में कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा गोद निषेध प्रथा लागू की गई थी कि गोद लिए हुए पुत्रों को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसका मतलब बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन मिल रही थी वो अब गोद लिए हुए पुत्र नाना साहब को नहीं मिलेगी। अंग्रेजों ने इनकी पेंशन बंद कर दी। तो नाना साहब ने अंग्रेज जो कंपनी थी उसके जो अधिकारी थे जिन्होंने इसकी पेंशन बंद की, उनकी शिकायत करने के लिए अपना एक दूत लंदन भेजा था और उसी दूत का क्या नाम था? अजीमुल्ला खां। लंदन गया था नाना साहब की तरफ से कुछ शिकायतें लेके वहाँ के अधिकारियों से, बड़ी अधिकारियों से बातचीत करने कि पेंशन वापस शुरू की जाए इनकी। दूसरे की बात करें, रंगोजी बापू, सतारा के राजा। देखो सतारा, याद कीजिए कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा गोद निषेध प्रथा लागू की गई थी और गोद निषेध प्रथा के तहत हड़पी गई प्रथम रियासत कौन सी थी? सतारा। कब हड़पा इसको? 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया था। तो ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध प्रथा के तहत हड़पी गई प्रथम रियासत सतारा थी, 1848 में हड़पा। तो यहाँ का जो राजा था उसने इस चीज़ की शिकायत करने के लिए कंपनी के अधिकारी, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की शिकायत करने के लिए बड़े अधिकारियों के पास लंदन भेजा अपने एक सलाहकार, किसको? रंगोजी बापू। तो कुल मिला के दोनों कुछ शिकायतें लेकर लंदन गए थे। लंदन में इनकी शिकायतों पर विशेष ध्यान नहीं दिया और लंदन में बैठकर ही इन्होंने इस विद्रोह की योजना घर डाली कि हम भारत में, पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह करेंगे। विद्रोह की तारीख क्या निश्चित की गई? देखिए 31 मई। ऐसा माना जाता है, कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है, कि लंदन में इन्होंने योजना बनाई, अजीमुल्ला खां और रंगोजी बापू ने। इन्होंने कहा कि ठीक है 31 मई की तारीख पक्की रखते हैं कि 31 मई 1857 को पूरे भारत में एक साथ विद्रोह किया जाएगा। गुप्त रूप से तब तक हमें इसकी तैयारी कर लेनी है। तैयारी इस तरह करनी है कि अंग्रेजों को पता नहीं चले कि 31 मई को क्या होने जा रहा है। तो सबको तैयार करना है और तैयारी के लिए एक गुप्त प्रतीक चिन्ह रखा गया और क्रांति का प्रतीक क्या रखा गया था? कमल का फूल और रोटी। ऐसे हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं। इसलिए एक अंग्रेज लेखक ने तो लिखा भी है कि गांव में लोग एक दूसरे को रोटी और फूल दे रहे थे, पता नहीं क्यों दे रहे थे।
तो कुछ प्रमाण ऐसे मिलते हैं कि वो शायद इसलिए दे रहे थे कि तुम क्रांति के लिए तैयार रहना, इसलिए वो क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए कमल का फूल और रोटी एक दूसरे को बांट रहे थे। तो देखिए क्या तारीख निश्चित की गई थी क्रांति की, 31 मई 1857, लेकिन ध्यान रहे कि क्रांति समय से पहले ही शुरू हो गई थी। 10 मई 1857 को कहां से शुरू हुई थी बताइए? भारत में क्रांति कहां से शुरू हुई? तो भारत में क्रांति शुरू हुई थी मेरठ से। ये हमने अभी इसी कक्षा में थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए आगे, नेता और अनुयायी, किसी भी विद्रोह को सफल बनाने के लिए अच्छे नेतृत्व, कुशल नेतृत्व की जरूरत होती है। तो जो विद्रोही थे, जैसे मेरठ में जब सबसे पहले विद्रोह हुआ तो उनको महसूस हुआ कि हम विद्रोह को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है। तो नेतृत्व किसको दें? विद्रोहियों ने देखा कि हमें उन्हीं को नेता बनाना चाहिए जो अंग्रेजों से पहले हमारे नेता थे। जैसे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भारत के बादशाह हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया। तो अब हम अंग्रेजों को भगाएंगे और वापस से अपना नेता उन्हीं को बनाएंगे। तो कुछ वो लोग थे जो अंग्रेजों के आने के बाद अपनी सत्ता खो चुके थे, इसलिए उन्हीं को वापस नेता बनाया। उनको अनुभव भी है नेतृत्व करने का, और लोग अपनी भावनाओं के साथ उनसे जुड़े हुए हैं, पुराने नेताओं के साथ, क्योंकि अंग्रेजों ने उनका बहुत ज़्यादा अपमान किया था। तो देखिए, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए नेतृत्व और संगठन जरूरी था, ऐसा विद्रोहियों को महसूस हुआ। विद्रोहियों ने ऐसे लोगों की शरण ली जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे, जिन्हें अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था। उन लोगों को नेतृत्व अपना प्रदान किया। हालांकि कई जगह ऐसा भी हुआ कि अपनी मर्जी से बहुत सारे नेता सामने आए। कई जगह धार्मिक लोगों ने भी नेतृत्व किया है, वो भी हम देखेंगे आगे। जैसे मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली पहुंचकर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को नेतृत्व स्वीकार करने के लिए मना लिया था, जबरदस्ती मना लिया था, ठीक है। तो ऐसे लोगों को नेतृत्व देना चाह रहे थे जो अंग्रेजों से पहले नेताओं की भूमिका निभाते थे, ठीक है। देखिए आगे, कानपुर में, जैसे कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन थे? नाना साहब, उनको अपना नेता बना लिया। अभी बात की थी ना कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के बाद उनके गोद लिए हुए पुत्र कौन थे? नाना साहब, जिनकी पेंशन बंद कर दी थी, मतलब उन्हें बेदखल कर दिया था उनके अधिकारों से। तो जब विद्रोह हुआ तो विद्रोहियों ने अपना नेता उन्हीं को बना लिया, नाना साहब को, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी कि इनके साथ अंग्रेज गलत कर रहे हैं, इनको पेंशन नहीं दे रहे, इनका राज्य हड़प रहे हैं, इस तरह से। तो ध्यान रखना कि कानपुर में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? नाना साहब के द्वारा। अगला है झांसी। झांसी में विद्रोह किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई, सब जानते हैं अपन इनको, ठीक है। झांसी की कहानी क्या थी, थोड़ा सा समझ लेते हैं झांसी के बारे में, कि झांसी जो है यहाँ के राजा थे गंगाधर राव, राजा थे यहाँ के गंगाधर राव। अब राजा गंगाधर राव के कोई पुत्र नहीं था, निसंतान उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने एक पुत्र गोद जरूर लिया था जिसका नाम था दामोदर राव। तो ये पुत्र उन्होंने गोद लिया था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध प्रथा के तहत गोद लिए हुए उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दी जाएगी। अगर निसंतान है और मृत्यु हो गई तो अंग्रेज उसके राज्य को हड़प लेते थे, इसलिए झांसी को अंग्रेजों ने हड़प लिया। फिर विद्रोहियों ने अपना नेता किसको बनाया? उनकी रानी का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई। इनको अपना नेता बनाया और इन्होंने अपने पुत्र दामोदर राव को उसका अधिकार दिलाने के लिए विद्रोह किया। तो ध्यान रखना, कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया, झांसी में किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। अवध की कहानी, अवध के बारे में बात करें, हमने पिछली कक्षा में देखा था कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध को हड़प लिया था 1856 में, कुशासन का आरोप लगाकर। ध्यान रखना, कुशासन का आरोप लगाकर हड़पी गई एकमात्र रियासत अवध थी, लॉर्ड डलहौजी ने जिसको हड़पा था। तो देखिए, वहां के जो नवाब थे अवध के, वाजिद अली शाह, इनको कह दिया था कि ये योग्य नहीं है और इनकी रियासत पे अपना कब्जा जमा लिया था और इनको कलकत्ता भेज दिया था। जब वहां पर विद्रोह हुआ, लखनऊ या अवध में, वहां पर जब विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इनके पुत्र थे बिरजिस कद्र और इनकी बेगम थी बेगम हजरत महल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, अवध या लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। और साथ में उनके पुत्र कौन है?
बिरजिस कद्र। आगे है आरा, ये बिहार में पड़ता है। और बिहार की जमींदारी व्यवस्था याद है, बहुत सारे जमींदारों की जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी। ऐसे ही एक जमींदार थे जिनकी जमींदारी नीलाम कर दी, जमींदार कुंवर सिंह, या ठाकुर कुंवर सिंह भी लिखा मिलेगा आपको कहीं। तो आरा बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? जमींदार कुंवर सिंह ने। अब देखिए, इन विस्थापित शासकों में से अधिकांश स्थानीय लोगों के दबाव के कारण और कुछ स्वयं के उत्साह के कारण विद्रोह में शामिल हो गए थे। बहादुर शाह जफर नहीं शामिल होना चाहते थे विद्रोह में, मेरठ के सैनिकों ने दबाव डाला तब शामिल हुए। तो बहुत सारे तो दबाव के कारण और कुछ अपनी मर्जी से भी शामिल हो गए थे। कई जगह ऐसी थी जहां पे धार्मिक लोगों ने नेतृत्व किया, जैसे कुछ अन्य स्थानों पर स्थानीय नेता या धार्मिक नेता सामने आए। जैसे हम पढ़ेंगे फैजाबाद, जिसका आजकल नाम है अयोध्या, वहां पर मौलवी अहमदुल्लाह के द्वारा लोगों का नेतृत्व किया गया था। तो बहुत सारी जगह धार्मिक लोगों ने नेतृत्व किया था, क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेज सूअर और गाय की चर्बी अपने मुंह में देकर अपना धर्म भ्रष्ट कर देंगे। इसलिए वो धार्मिक नेता अपने धर्म की रक्षा के लिए नेतृत्व स्वीकार कर रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। अब देखिए, एक उदाहरण है, छोटा नागपुर स्थित एक जगह है सिंहभूम, और सिंहभूम एक आदिवासी क्षेत्र है। और सिंहभूम के आदिवासी काश्तकार गोनू ने कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था। कोल आदिवासी लोग थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर विद्रोह किया था। और आपको याद है बच्चों, हमने पिछली जो अध्याय पढ़ा था पहला, जिसमें संथालों के बारे में पढ़ा था, संथाल लोगों ने भी विद्रोह किया था, लेकिन उन्होंने इस समय नहीं, 1857 की क्रांति से जस्ट पहले 1855-56 में। लेकिन कोल जनजाति ने विद्रोह इसी समय किया, और इनका नेतृत्व किसने किया? एक आदिवासी काश्तकार था गोनू, उसके द्वारा ये विद्रोह संभाला गया था। आगे बच्चों, अफवाहें और भविष्यवाणियां। विद्रोह ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में फैले, आम जनता भी सैनिकों के साथ आए, इसलिए बहुत सारे लोग तरह तरह की अफवाह फैलाकर लोगों को अपने साथ मिलाना चाह रहे थे, विद्रोही लोग। हालांकि इन अफवाहों का कुछ ना कुछ आधार भी था। अब ये अफवाह थी या सच्चाई थी, ये भी हमें ठीक से कुछ प्रमाणिक मिलता नहीं है। कोई ऐसे दस्तावेज नहीं मिलते कि वास्तव में चर्बी थी या नहीं कारतूसों में। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। इनमें कई तरह की अफवाहों और भविष्यवाणियों के जरिए लोगों को उठ खड़ा होने के लिए उकसाया जा रहा था। अब जैसे ये अफवाहें कौन कौन सी थी? गाय व सुअर की चर्बी का लेप वाले कारतूस, हो सकता है अफवाह हो, लेकिन अभी कुछ प्रमाण नहीं मिले, इसलिए कि चाहे अफवाह हो या सच्चाई हो, लेकिन लोगों के मनोविज्ञान पे ये बात बहुत असर कर रही है। और ये बात सुनकर सारे सैनिक एक साथ भड़क गए, आम जनता भी उनके साथ हो गई। इसलिए इन अफवाहों को और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया कि आ जाइए साथ में, नहीं तो हमारा धर्म खत्म और पूरे हिंदुस्तान को ईसाई राज्य ये बना देंगे। आगे बात करें, अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय व सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। ये भी अफवाह बहुत ज़्यादा फैल रही थी, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था ये सुन सुन के। आगे बात करें कि अंग्रेज हिंदुस्तान को ईसाई बनाना चाहते हैं, पूरे देश को, ये भी बात थी। इन सब चीज़ों से लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था और लोग विद्रोह में शामिल हो रहे थे, विद्रोह का दायरा बढ़ता जा रहा था। तो अफवाहें भी उस समय अच्छा काम कर रही थी। एक भविष्यवाणी ने भी बहुत अच्छा काम किया। उस समय भविष्यवाणी की गई थी कि अंग्रेजों का शासन भारत में केवल 100 ही वर्ष चलेगा, और 100 वर्ष अब हो गए थे। बताया था कि प्लासी के युद्ध के बाद 1757 से तो ये शुरू हुआ शासन, और 1857 में कितने हो गए? 100 वर्ष पूरे। तो एक भविष्यवाणी ऐसी चर्चा में थी कि भविष्यवाणी के अनुसार 100 साल में अंग्रेजी शासन समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए लोग और ज़्यादा उत्साह में थे। भविष्यवाणी से लग रहा था कि अब सफलता निश्चित है, तो ज़्यादा उत्साह के साथ वो लड़े अंग्रेजों से। तो देखिए, प्लासी के युद्ध के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी राज्य खत्म हो जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी भी बड़ी चर्चा में थी। इन अफवाहों और भविष्यवाणियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारण प्रदान कर दिए। लोगों की मानसिक भावना बदल गई और वह विद्रोहियों के साथ हो गए। अब लोग इन पे विश्वास क्यों कर रहे थे, इन अफवाहों पे? अफवाहें भी जब भी फैलती है जब उनका कुछ आधार होता है। उस अफवाह को लेकर लोगों के मन में कुछ डर बैठा हुआ होता है, और ऐसा डर तो अंग्रेजों ने पहले ही बैठा रखा था। तो देखते हैं कि लोग अफवाहों पर विश्वास क्यों कर रहे थे, लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे। तो देखिए, पहली लाइन है, अफवाह तभी फैलती है जब उसमें लोगों के जहन में
गहरे दबे हुए डर और संदेह की गूंज उन्हें सुनाई देती है। जब लोगों को लगता है कि वास्तव में अंग्रेज धर्म तो हमारा खत्म करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को ईसाई देश बनाना चाहते हैं, ऐसे कुछ नियम अंग्रेजों ने पहले लागू किए थे, इसलिए लोगों ने इन बाकी की अफवाहों पे भी जल्दी जल्दी ही विश्वास कर लिया और विद्रोह ज़्यादा बढ़ता गया। तो देखिए, कुछ ना कुछ आधार होता है तभी अफवाह फैलती है, और लोगों के पास अफवाहों पर विश्वास करने का आधार था। क्या आधार थे? जैसे 1813 की बात करें कि 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने की खुली छूट दे दी। एक नया नियम बनाया था 1813 का चार्टर एक्ट जिसको कहते हैं। उसमें कह दिया गया था कि जो ईसाई धर्म प्रचारक है, जिन्हें ईसाई मिशनरीज कहते हैं, वो इंग्लैंड से भारत आएँ और भारत में ईसाई धर्म का खुला प्रचार करें, छूट दे दी गई थी। ठीक है, तो इसलिए ये तो क्लियर था, ये कोई अफवाह नहीं थी। तो फिर इसके आधार पर बाकी अफवाहों पर भी लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया था। अगला है कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा सामान्य सेना भर्ती अधिनियम बनाया गया था। ये अफवाह नहीं थी, ये सच्चाई थी। और अपन ने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि ये सामान्य सेना भर्ती अधिनियम क्या था। जो भारतीय सैनिक होते थे वो समुद्र पार नहीं जाते थे। हमारे धर्म ग्रंथ में ऐसी मान्यता थी कि समुद्र पार नहीं जाना है, अगर समुद्र को पार कर लिया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उस समय थी ऐसी मान्यता। तो लॉर्ड कैनिंग ने एक ऐसा नियम बनाया, अगर सरकार चाहेगी, अंग्रेज चाहेंगे कि सैनिक को दूसरे देश में लड़ने भेजें तो उनको जाना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते। और इस तरह का एक नियम बनाया, उसे क्या कहते हैं? सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। तो सैनिकों को और लोगों को लगा कि ये तो हमारे धर्म को तो खत्म करना चाहते ही हैं, जबरदस्ती समुद्र पार भेज रहे हैं। आधार बन रहा है अफवाह का। आगे है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1850। ये भी हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कारणों में कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक नियम लागू किया गया था, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1850। इसमें क्या था कि बहुत सारे अंग्रेजी शिक्षण संस्थान भारत में स्थापित हो चुके थे। बहुत सारे नौजवान जो अंग्रेजी पढ़ चुके थे वो अंग्रेजों की जीवन शैली से प्रभावित थे और वो हमारे हिंदू धर्म को छोड़ के ईसाई धर्म अपना लेते थे। ऐसा होता था तो जो उस व्यक्ति के, उस नौजवान के जो पिता होते थे वो उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर देते थे कि तू हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई बन गया, इसलिए मैं भी तुझे अपना पुत्र अब नहीं मानता और मेरी संपत्ति में आज के बाद तेरा कोई अधिकार नहीं है। तो नौजवान डरते थे कि ईसाई धर्म स्वीकार नहीं करेंगे, मतलब इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिल रहा था ईसाई धर्म को। तो लॉर्ड डलहौजी ने नियम बना दिया कि अगर कोई ईसाई धर्म स्वीकार करता है तो उसे भी पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार रहेगा, जिससे ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले जो लोग थे उनको बढ़ावा मिला। तो ये भी एक हमारे धर्म पे प्रहार था, ऐसा लोगों को लगा। देखिए, ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया था इस नियम के तहत। और भी बहुत सारे नियम थे, जैसे 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया। किसके द्वारा समाप्त किया गया? उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया। उस समय ठीक था भाई, सती प्रथा एक गलत प्रथा थी, ठीक खत्म किया। लेकिन बहुत सारे रूढ़िवादी भारतीयों ने यह समझा कि अंग्रेज हमारे सामाजिक और धार्मिक मामलों में इतना हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, इनको क्या मतलब है सती प्रथा को समाप्त वगैरह करने की। तो रूढ़िवादी भारतीयों ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया कि ये हमारे धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों से छेड़छाड़ करके हमें ईसाई बना देंगे। साथ ही में एक और नियम था, वो क्या था कि 1856 में विधवा विवाह को मान्यता दे दी गई। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने, पहले विधवाओं के विवाह नहीं होते थे, उन्होंने कह दी कि अब हिंदू धर्म में भी विधवाओं के विवाह मान्य होंगे, उनसे जो संतान पैदा होगी वो वैध होगी। और लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति, राजाओं को हटाते जा रहे थे और अपने अधिकार में उन राज्यों को लेते जा रहे थे। तो ये सब क्या है, लोगों को मजबूर कर रहे थे अफवाहों पर विश्वास करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों हमने पढ़ा है ये दूसरी कक्षा, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।